वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द इंडिविजुअल वाली बुक का यूनिट सेकंड की जो वर्ल्ड एंड वॉर थी उसका ये 24 वाला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेमिंग ऑफ पार्ट्स। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये लिखी है हेनरी रीड ने इसे लिखा है। तो इसके अंदर की सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। जो हेनरी रीड थे उनका बर्थ हुआ था 1914 में और ये 1986 तक रहे। और ये एक पोइट होने के साथ साथ देखिए ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, रेडियो ड्रामिस्ट एंड जर्नलिस्ट थे। ये सारी चीज़ थे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें ना ये जैसे जब ये वो थे ब्रिटिश और जब ये वहाँ पे मतलब वॉर में लड़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पे इन्होंने जैसे इन्हें सिखाया जा रहा था उस टाइम कि तुम्हें ना गन को ऐसे पकड़ना है। इसमें जैसे 3 पैसेज दे रखे हैं। फर्स्ट में यही चीज़ कही गई है कि ना गन की जो रिफ़िल होती है, रिफ़िल कारतूस जिसे कहा जाता है, जो भरी जाती है उसके अंदर, वो ना गुड़ की तरह होती है। मतलब उसके अंदर गुड़ भरी जाती है और उसे डेली मतलब हर दिन पूरे डेली के डेली उसे साफ़ करना होता है, नहीं तो ना वो ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने इसकी तुलना नेचर से की है कि नेचर को भी हमें साफ़ रखना चाहिए, नहीं तो ये भी एक उसी की तरह है जो एकदम अगर हम एक दिन भी उसे बेकार छोड़ देंगे तो वो गंदी हो जाएगी। और एक सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ में बताया गया है कि ना जो कारतूस को इकट्ठे करके रखा जाता है उसमें ये चीज़ कही गई है कि कारतूस को इकट्ठे करके रखे जाने से वो जो है कारतूस मतलब कारतूस को अगर हम यूँ ही छोड़ देंगे तो फिर जो मतलब कारतूस जो इकट्ठी करके रखी जाती है वो यूजेबल के लिए ही तो रखी जाती है कि कभी कोई अटैक आ जाए तो उसमें यूज़ करने के लिए काम आए। तो इसमें वही चीज़ है कि जो कारतूस है हमारी वो यूजेबल जो उसमें इकट्ठी करके रखी गई है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। मतलब जो जिनको वो जो मतलब इस चीज़ में जाते हैं वॉर की साइड में उन्हें ये सब चीज़ का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कारतूस होती है वो अगर हम डेली साफ़ नहीं करेंगे एक तो वो ख़राब हो जाएगी और उस ऊपर से फिर जो कारतूस जो इकट्ठी जो बंधी हुई है वो इकट्ठी सारी ही ख़राब हो जाएगी, सारी एक साथ ही ख़राब हो जाएगी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और थर्ड और इसकी भी तुलना जो वो थे हेनरी रीड उन्होंने नेचर से की है इसकी भी तुलना। तो उसमें कहा गया था, तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि जो मतलब सेकंड फेज़ में कि जो हमारे गन की जो वो होती है कारतूस जो बंधी हुई होती है वो बीज की तरह होती है, वो एक मधुमक्खी की तरह होती है जो झुंड में आती है और झुंड में ही घूमती रहती है, उससे रिलेट किया उन्होंने। और जो थर्ड फेज़ है उसमें बात की गई है जो हम जब बंदूक चलाते हैं तो उसे थंब से खींचते हैं ना, जैसे ये जो इसकी ये चीज़ हो गई, इसे हम जो खींचते हैं बंदूक के यहाँ पे अपना थंब रख के इसे जो खींचते हैं यूँ पीछे की साइड करते हैं। तो फिर इसमें ये चीज़ कही गई है इसके लेकर कि जो ये खींचना पड़ता है ये इसीलिए खींचना पड़ता है क्योंकि जो मतलब उससे पहले जो हमने गन शूट करी होगी उसका जो डस्ट होगा वो बाहर निकल जाए, ताकि जो हम सेकंड गन के लिए वो लगा रहे हैं वो आसानी से और ठीक निशाने पे चल जाए। तो इसमें यही चीज़ गई है। और जो कवि है वो इसको भी नेचर से रिलेट करते हैं क्योंकि उसका ना वो सब सीखने में ध्यान नहीं था, वो उन सारी चीज़ों को उनका ध्यान वो खोए हुए थे, नेचर में ही खोए हुए थे और उन्हें नेचर के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो वो नेचर को ही सोच रहे थे अपने मन में। तो ये जो लास्ट फेज़ उन्होंने बताया उसकी भी तुलना उन्होंने उसी से की। तो उन्होंने बोला इसमें कि जो वो था, तो इसमें जो वो थे उन्होंने बताया जो ये बीज मतलब मधुमक्खी जो थी वो जैसे आती है झुंड में और जो फूल होते हैं उनमें से रस लेके तभी तो अपना छत्ता बनाती है। तो फिर इसमें ये चीज़ कही गई है जैसे हम इसे खींच के वो डस्ट को साफ़ कर देते हैं वैसे वो जो मधुमक्खी होते हैं वो फ्लावर को चूस के उसे और अच्छा बना देती है। इसमें यही था, इतना ही था इसमें। बाकी यही चीज़ कही गई है जो वो पोइट है वो तुलना नेचर से करते हैं और उनका गन या युद्ध में जाने का कोई मन नहीं होता और वो मतलब उसी ख्याल में खोए होते हैं, नेचर के ख्याल में। बस इतना ही है। तो थैंक यू।